हेलो गाइस, वेलकम टू स्टॉकर वाला। आज की वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, शायद थंबनेल और टाइटल देखकर पता चल गया होगा। अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, वीडियो का अंत तक बने रहिए, शायद पता चल जाएगा पूरा। तो देर न करके चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आज का टॉपिक। फर्स्ट हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ इकोनॉमिक एनालिसिस। सेकंड जानेंगे इकोनॉमिक फैक्टर के साथ स्टॉक मार्केट का मूवमेंट में रिलेशन क्या रहता है। थर्ड जानेंगे इकोनॉमिक साइकिल एंड उसका फेजेस क्या क्या होता है। और फोर्थ में जानेंगे राइट टाइम क्या है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक, तो इकोनॉमिक एनालिसिस एक प्रोसेस है जहाँ पर कोई भी कंट्री का फास्ट का इकोनॉमिक डाटा एनालाइज करके प्रेजेंट और फ्यूचर ग्रोथ कितना होने वाला है तो उसका हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टली स्टॉक मार्केट मूवमेंट के साथ प्रोपोर्शनल रहता है। अगर ये स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है, बुलिश रहेगा कि बेरिश रहेगा, वो डिपेंड करता है कोई इकोनॉमिक फैक्टर के ऊपर। इकोनॉमिक फैक्टर में जो जो आता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जीडीपी डेटा, आईआईपी डेटा, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, एग्रीकल्चर and corporate tax structure, payment and foreign reserve exchange rate, infrastructure facility and human sentiments। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में आता है कि अगर कोई भी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगा तभी बैलेंस ग्रोथ देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि वो लोग फ्यूचर ग्रोथ के लिए प्लानिंग करता है। और नेक्स्ट में आता है जीडीपी डाटा। जीडीपी डाटा ये प्राइमरी इंडिकेटर है कोई भी कंट्री का इकोनॉमी मेजर करने के लिए। अगर कॉर्पोरेट अर्निंग बढ़ता है तो जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ता है। अगर जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ता है तो इकोनॉमिक ग्रो होता है। इकोनॉमिक ग्रो होता है तो मार्केट को मूवमेंट बुलिश की तरफ देखने को मिल सकता है। आईआईपी ग्रोथ रेट है इंडेक्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये मेनली इंडिकेट करता है कोई भी प्रोडक्शन में वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है पर्टिकुलर पीरियड में। अगर आईपी ग्रोथ रेट मार्केट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है तो मार्केट बुलिश हो सकता है। अगर मार्केट एक्सपेक्टेशन से कम है तो बेयरिश देखने को मिल सकता है। और है इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन होता है कोई भी गुड्स एंड सर्विस का प्राइस तेज़ी से बढ़ जाने को हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन कस्टमर स्पेंडिंग के ऊपर डिपेंड रहता है। तो कस्टमर स्पेंडिंग अगर ज़्यादा होता है तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है। अगर इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ जाता है, अंडर कंट्रोल में नहीं रहता है, तो मार्केट को क्रैश होने को भी देखने को मिल सकता है। अगर वही सिमिलरली अगर इन्फ्लेशन रेट अंडर कंट्रोल में रहता है तो मार्केट स्टेबल ग्रोथ देखने को मिल सकता है। इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल करता है आरबीआई उसका पॉलिसी के साथ, जैसे कि रेपो रेट, बैंक रेट, एक्सेट्रा। एंड नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट में डायरेक्टली लिंकेज है कोई भी इकोनॉमी एंड इन्फ्लेशन के ऊपर। इंटरेस्ट रेट दो तरफ से होता है, एक होता है इंटरेस्ट रेट ऑन कंपनी और दूसरा होता है इंटरेस्ट रेट ऑन कस्टमर। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट ऑन कंपनी में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट अगर कोई भी बैंक कोई भी कंपनी को लोन ज़्यादा इंटरेस्ट रेट में दे रहा है तो उसको चुकाना भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट में देना पड़ेगा। अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा तो कंपनी उतना तेज़ी से एक्सपेंड नहीं कर पाएगा तो इकोनॉमी उतना तेज़ी से ग्रो नहीं हो पाएगा। इकोनॉमी ग्रो नहीं हो पाएगा तो मार्केट मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। तो सिमिलरली इंटरेस्ट रेट अगर कम देखने को मिलता है तो बस हो जाता है, तो ग्रो होता है। अगर सिमिलरली इंटरेस्ट रेट और कस्टमर में क्या होता है, कस्टमर में इंटरेस्ट रेट अगर बैंक ज़्यादा देता है तो कस्टमर क्या करता है, तो पैसा सब बैंक में सेव करने के लिए रखता है, तो इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाता है। अगर सिमिलरली कम इंटरेस्ट रेट देता है तो बैंक में कोई पैसा सेव नहीं करता है, इन्वेस्ट करता है, नहीं तो कोई स्पेंड करता है, तो इकोनॉमी ग्रो होता है। सिमिलरली एग्रीकल्चर एंड मानसून। 70% इंडियन पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर और 60% एम्प्लॉय रेट भी क्रिएट होता है यहाँ पर। तो 70% कॉन्ट्रीब्यूट करता है इंडियन जीडीपी के ऊपर। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर मानसून अगर गुड रहता है, बहुत अच्छा रहता है, तो हार्वेस्ट भी गुड होता है, रूरल एरिया का इनकम भी बढ़ता है, फूड सप्लाई अंडर कंट्रोल में रहता है, इन्फ्लेशन रेट भी अंडर कंट्रोल में रहता है, तो कंज्यूमर स्पेंड भी करता है, इकोनॉमी भी ग्रो करता है, मार्केट तेजी से ग्रो भी देखने को मिल सकता है। तो इसमें कौन सा सेक्टर ज़्यादा ये करता है, बुलिश होता है, तो सिमिलरली टू व्हीलर सेक्टर, हाउसिंग सेक्टर देखने को मिल सकता है। कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चर। अगर कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चर नॉर्मल से हाई है तो क्या होता है, तो गवर्नमेंट अर्निंग तो इनिशियल अर्निंग तो ज़्यादा होता है लेकिन कंपनी उतना तेज़ी से एक्सपेंड नहीं कर पाता, तो मार्केट स्लो डाउन हो जाता है। अगर सिमिलरली कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर अगर नॉर्मल अगर लो रहता है तो गवर्नमेंट का इनिशियल अर्निंग तो उतना ज़्यादा नहीं होता है लेकिन कंपनी उतना तेज़ी से ग्रो करता है, इकोनॉमी भी बहुत तेज़ी से हाई होता है, तो स्टॉक मार्केट मूवमेंट भी बहुत तेज़ी से देखने को मिल सकता है। सिमिलरली बैलेंस ऑन पेमेंट। अगर कोई भी हमारा इंडिया अगर फॉरेन करेंसी ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है, अगर हमारा इंडियन रुपी ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है तो क्या देखने को मिल सकता है, तो इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाता है, एफआईआई का इन्वेस्टमेंट नहीं आता है तो मार्केट स्लो डाउन हो जाता है। अगर सिमिलरली
इंडियन रुपये अगर ज़्यादा बाहर कंट्री में इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, तो क्या होता है कि उसमें हम लोगों का इंडियन रुपये का वैल्यू बढ़ता है, तो हम लोगों का इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। अगर फॉरेक्स एंड रिजर्व एक्सचेंज रेट इंपोर्ट सिमिलरली, अगर इंडियन बाहर का कंट्री, अगर बाहर का करेंसी अगर हमारे देश में इंपोर्ट हो रहा है तो वैल्यू हम लोगों का इंडियन रुपये घटता है, तो उन लोगों का वैल्यू बढ़ता है। तो सिमिलरली इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाता है, एफ आई इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, स्टॉक मार्केट मूवमेंट भी उतना तेज़ी से नहीं हो पाता है। एंड इंटरनेशनल क्रूड ऑयल, हम लोग इंडियन यूज़र 50 लाख क्रूड ऑयल एवरी डे हम लोग यूज़ करते हैं। अगर 85% इम्पोर्टेड रहता है, क्रूड ऑयल प्राइस अगर हाई रहता है तो कंपनी इंपोर्ट ऑयल हाई प्राइस में करता है, तो वैल्यू ऑफ इंडियन रुपीज़ डिक्रीज हो जाता है, तो एफआईआई का इन्वेस्टमेंट भी नहीं आता है, मार्केट मूवमेंट भी नहीं होता है। और इकोनॉमिक साइकिल एंड फेजेस, इकोनॉमिक 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एक्सपेंशन, नेक्स्ट आता है पीक, तीसरा है कॉन्स्ट्रक्शन एंड चौथा आता है रिकवरी। एक्सपेंशन क्या होता है, स्टार्टअप स्टेज से निकल के थोड़ा सा बाहर एक्सपेंस करने के लिए देखते हैं, तो उसमें फिर आते आते फिर बहुत एक पीक में चल जाता है जहाँ पर और उतना तेज़ी से ग्रो नहीं हो पाता, वहाँ से गिर के फिर एक स्टेज में आता है जहाँ पर कॉन्स्ट्रक्शन फेज में आता है, यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, क्योंकि यहाँ पर ना आगे जा पाता है ना पीछे आ पाता है, तो यही स्टेज में हम लोग थोड़ा सा फंस जाते हैं। ये थोड़ा सा टफ सिचुएशन रहता है कोई भी कंपनी का। फिर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है, तो फिर रिकवरी करता है धीरे धीरे, तो फिर धीरे धीरे ग्रो होता है। तो कौन सा फेज में कौन सा सेक्टर तेज़ी से इंप्रूवमेंट करता है, एक्सपेंशन फेज में। इसमें आईटी सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, कम्युनिकेशन सेक्टर, कंज्यूमर, ये सब करता है। तो और पीक फेज में फाइनेंशियल एंड एनर्जी एंड मटेरियल ये सब करता है। कंस्ट्रक्शन फेज में हेल्थ केयर, कंज्यूमर, सप्लाई, यूटिलिटीज़ एंड रिकवरी फेज में रियल एस्टेट एंड इंडस्ट्रियल। फर्स्ट हम लोग जानेंगे तो इन्वेस्ट कब करना चाहिए मार्केट में। तो एज पर इकोनॉमिक साइकिल इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, तो कंस्ट्रक्शन फेज जब ख़त्म होता है तब और रिकवरी फेज जब शुरू होता है उसके बीच में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो का यहाँ तक आ गया तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। तो यही था आज का ओवरऑल टॉपिक। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बिल नोटिफिकेशन आप ऑन कर देना, क्योंकि सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो आप ही के पास आ सके। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।